हेलो दोस्तों, मैं रोहिताश कुमार फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है संबंध। दोस्तों, संबंध से पहले का जो टॉपिक है वो होता है समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उस समुच्चय से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आप सभी ने समुच्चय सिद्धांत के वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे और वहाँ से कंसेप्ट्स को समझते हुए आपने प्रॉब्लम शीट्स को सॉल्व किया होगा। तो आज के टॉपिक में अपन समुच्चय के आगे का पार्ट कैरी करेंगे और वो है कार्तीय गुणन, क्योंकि संबंध और फलन पढ़ने से पहले कार्तीय गुणनफल के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपने कॉपी को और पेन को लेकर साथ में नोट्स बनाइएगा और धीरे धीरे अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के जो लेक्चर चलेगा उसमें उसमें कार्तीय दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल चलेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। इससे आगे का जो लेक्चर आएगा संबंध में, उसमें संबंध क्या होता है और उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लेक्चर 3 बनेगा उसमें समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे और उनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं या किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ मिलता है कहीं 5,3 कोष्टक के रूप में 5,3। इस चीज का नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम होता है दोस्तों? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। अब देखो इस क्रमित युग्म का एक पैटर्न चलता है। कैसे कि अगर मैंने 5,3 लिखा हुआ है और इसका उल्टा कर दिया 3,5, अगर कहीं लिखा हुआ 5,3 और इसका उल्टा कर दिया 3,5, तो दोस्तों क्या ये दोनों चीजें बराबर हो सकती है? नहीं ना। तो सबसे पहले आता है कि क्रमित युग्म को लिखा कैसे जाता है। तो क्रमित युग्म को दोस्तों नॉर्मली लिखते हैं x, y के रूप में। कैसे लिखते हैं? x, y के रूप में। और क्रमित युग्म में सामान्यतः x, y और y, x ये दोनों पैटर्न बराबर नहीं होते। सामान्यतः बोला दोस्तों मैंने, सामान्यतया जनरली x, y और y, x बराबर नहीं होते। लेकिन अगर x, y और y, x बराबर है, जैसे देखिए अगर कहीं लिख दिया 1,1, अब इसका उल्टा करोगे तब भी कितना आएगा? 1,1। तो मैंने वहां सामान्यतः यूज किया है। सामान्यतः मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं। और वो बराबर कब होंगे? जब x और y आपस में क्या है? बराबर। तो अगर यदि इफ x, y एंड y, x ये दोनों बराबर हैं, y, x अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब वहां से x और y आपस में क्या हैं? बराबर। तभी क्रमित युग्म जो है उनका उल्टा बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बहुत ही बेसिक लेक्चर है दोस्तों आज का। तो क्रमित युग्म होता क्या है कि जिसको नॉर्मली x, y के रूप में लिखा जाता है, उनका ऑर्डर चेंज करें, x, y की जगह y, x लिखोगे तो सामान्यतया वो दोनों बराबर नहीं होते। और अगर बराबर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बराबर है वो तभी संभव है जब x और y आपस में इक्वल हो, अदरवाइज बराबर नहीं होता। इस चीज को बोला जाता है क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर।
अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इफ दो क्रमित युग्म आपको बराबर दे दिए, दोस्तों क्या बराबर दे दिए, दो क्रमित युग्म x, y और a, b। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर दो क्रमित युग्म x, y और y, a, b आपको बराबर दे दिए तो वो तभी पॉसिबल है जब पहले जो पार्ट है दोनों का, दोनों क्रमित युग्मों का पहला पार्ट आपस में बराबर होना चाहिए एंड दोनों क्रमित युग्म का दूसरा पार्ट भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्रमित युग्म से रिलेटेड ये 4 स्टार हैं कि क्रमित युग्म को लिखा कैसे जाता है, x, y के रूप में। ज्यामिति के अंदर भी अपन बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इसको। सामान्यतः दो क्रमित युग्म बराबर नहीं होते कि सामान्यतः क्रमित युग्म का ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो बराबर नहीं होते, जैसे x, y नॉट इक्वल्स टू y, x। लेकिन यदि x, y और y, x बराबर है तो वो एक ही कंडीशन है जब x और y दोनों क्या हो, बराबर हो। अब आगे आता है कि यदि दो क्रमित युग्म x, y और a, b बराबर है तो वो तभी हो सकता है जब उन दोनों के पहले पार्ट आपस में बराबर हो और दोनों के दूसरे पार्ट भी आपस में बराबर हो, अदरवाइज दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि 3x + 1 क्वेश्चन है, यदि 3x + 1, 2y - 1 इक्वल्स टू 7, 3 हो तो x व y का मान, क्वेश्चन क्या है, ये क्या है दोस्तों, यदि 3x + 1, 2y - 1 बराबर 7, 3 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि दो क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म हो गया ये और एक क्रमित युग्म हो गया ये दोनों क्रमित युग्म दोस्तों यहाँ पर आपको इक्वल दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, इक्वल। तो आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, दो क्रमित युग्म क्या हैं, बराबर हैं, तो उनके जो पहले निर्देशांक हैं, तो पहला निर्देशांक कितना हुआ 3x + 1 और अगले का कितना है 7, उनके जो पहले पार्ट हैं वो आपस में बराबर होंगे एंड उनका दूसरा जो पार्ट है वो कितना है 2y - 1 इक्वल्स टू दूसरे पार्ट के बराबर होगा। इन दोनों को अब दो समीकरणें बन गई और इन दो समीकरणों को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स बताइए कितना आएगा, 1 को इधर ले आओगे तो कितना आएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 7 - 1, यही होगा। अब 7 - 1 कितना होता है 6, तो 3x बराबर 6 और 3 से डिवाइड करोगे तो 6/3 कितना निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी। अगर इसी तरीके से दूसरा पार्ट को सोल्व करें तो 1 को इधर लाओगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 3 + 1, तो 2y बराबर हो गया यहाँ से 4। फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 4/2, तो y भी कितना आ गया 2। मतलब यहाँ पर अपने को x की वैल्यू मिलती है 2 और y की वैल्यू मिलती है 2। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे तो पहला पार्ट 7 निकल के आएगा और दूसरा पार्ट 3 निकल के आएगा। आइए दोस्तों चेक करते हैं एक बार। मैंने यहाँ रखा 2, तो 3 × 2 6, 6 + 1 7। फिर y की वैल्यू भी 2 पुट किए तो 2 × 2 4, 4 - 1 3। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही।
तो दोस्तों कर्मित युग्म से ये एक ही पैटर्न का क्वेश्चन बनाया जाता है कि दो कर्मित युग्म अगर बराबर हैं तो उनके पहला पार्ट को आपस में बराबर होना चाहिए और उसके दूसरे पार्ट को भी बराबर होना चाहिए, और ये इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ से बनता है। ये था दोस्तों कर्मित युग्म। अब इस कर्मित युग्म के बाद आता है कार्तीय गुणन। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि संबंध को पढ़ने से पहले समुच्चय आपको आना चाहिए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने समुच्चय के लेक्चर्स स्टडी नहीं किए हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है तो इस पार्ट से पहले वो समुच्चय के वीडियो लेक्चर्स देखें और उनको सॉल्व करें, क्वेश्चनों को सॉल्व करें, तभी फायदा है। देखो चैप्टर्स अपने ऐसे चलेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप कोई पार्ट बीच में छोड़ दो और पढ़ने लग जाओ, तो वो एक इफेक्टिव वे नहीं बनेगा फिर आपका, और उतना इफेक्टिव भी नहीं होगा और उतना बेनिफिशियल भी नहीं होगा। तो एक ऑर्डर में चलिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। ये दोस्तों अपने नॉर्मल वाला गुणा नहीं है, इसको किया कैसे जाता है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि दो समुच्चयों का गुणनफल कैसे करते हैं। तो पहले तो देखिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन कि समुच्चय ए आपको दे दिया 1,2 और समुच्चय बी आपको दे दिया A, B, C। कार्तीय गुणन का मतलब है कि A क्रॉस B करना है। क्या करना है दोस्तों? A क्रॉस B। तो अपन जो पहली क्लास, दूसरी तीसरी क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं वैसा गुणा नहीं है। यहाँ गुणा का मतलब है कि A के जो अवयव हैं उन अवयवों का B के अवयवों के साथ जोड़े बनाना। क्या बनाना? जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर बना। तो अभी डिस्कस किया था अपने ऑर्डर्ड पेयर, और यही वजह थी ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ने की। तो कार्तीय गुणन का मतलब है कि समुच्चय ए के जितने अवयव हैं उन अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ जोड़े बनाना। तो देखो 1 का ए के साथ जोड़ा बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? 1, A। फिर 1 का बी के साथ जोड़ा बनेगा तो 1, B, और सी के साथ 1, C। इसी प्रकार 2 का भी बना दीजिए तो 2, A, 2, B और 2, C। ये अपने पास क्या बनेंगे? A के अवयवों का B के अवयवों के साथ जोड़े। दोस्तों बहुत बेसिक लेक्चर है आज का, तो समझने में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो कर्मित युग्म कार्तीय गुणन क्या है कि अगर इनको डेफिनेशन रूप में लिखें तो A क्रॉस B जो है उसका आंसर कैसे आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएगा, कर्मित युग्म के रूप में आएगा, मतलब दो अवयवों के रूप में आएगा A, B। जहां पहला अवयव जो है वो किससे संबंधित होगा? समुच्चय A से, और दूसरा अवयव जो है वो किससे संबंधित होगा? समुच्चय B से। इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। क्वेश्चन वहां पे अपने सोल्व किया ही है। अच्छा एक बात और, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि A, B और उसका उल्टा किया B, A, ये सामान्यतः बराबर नहीं होता। तो इसमें भी एक ध्यान रखना है कि A क्रॉस B जो है और B क्रॉस A जो करोगे वो सामान्यतः बराबर नहीं होता। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो है वो क्रम विनिमय टाइप से हो गया ना। देखो A क्रॉस B, B क्रॉस A, क्रम को चेंज किया तो सामान्यतः है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। लेकिन अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है वो बराबर आ रहा है, इसका मतलब समुच्चय A और समुच्चय B जो हैं वो समान समुच्चय हैं। कौन से समुच्चय हैं? समान समुच्चय हैं। अगर दो समुच्चय समान हैं
तो उनकी डेफिनेशन मैंने बता रखी है दोस्तों, अवयव भी बराबर होते हैं और अवयवों की संख्या भी बराबर होती है। तो दो समान समुच्चयों का कार्तीय गुणन एक तरीके से क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब दोस्तों अगर इनमें से एक समुच्चय रिक्त हो जाता, फाई हो जाता, तो क्या जोड़ा बनना पॉसिबल था? सोचिए, नहीं। तो अगर यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि समुच्चय ए या बी में से कम एक समुच्चय, क्या दोस्तों, कि यदि समुच्चय ए या बी में से कम एक समुच्चय रिक्त है, क्या है? रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक रिक्त समुच्चय आएगा, और बी क्रॉस ए भी एक रिक्त समुच्चय आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अभी कार्तीय गुणन में अपन ने क्या पढ़ा कि कार्तीय गुणन क्या होता है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं, तो समुच्चय, पहला जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ जोड़े बनाने हैं। दूसरा स्टार दोस्तों है कि अगर ए का बी के साथ क्रॉस करें और बी का ए के साथ क्रॉस करें तो सामान्यतः ये दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब ए और बी समान समुच्चय हो। और समान समुच्चय वाले टॉपिक के अंदर बताया था कि यदि दो समुच्चय समान हैं तो उनकी गुणात्मक संख्या भी समान होती है और दोनों के अवयव भी समान होते हैं। और दोस्तों चौथा स्टार है कि यदि ए दो समुच्चय जो हैं ए और बी, उनमें से कम एक, चाहे ए रिक्त हो जाए या बी रिक्त हो जाए या ए तथा बी दोनों रिक्त हो जाए, तो ए क्रॉस बी जो करोगे वो भी एक रिक्त समुच्चय आएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो वो भी एक रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा। ये था दोस्तों कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अपने एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं पहले, कि यदि समुच्चय ए बराबर दे दिया x, y व b बराबर दे दिया 2, 3 हो तो 2, 3, 4 कर लेते हैं, हो तो a क्रॉस b व b क्रॉस a ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, तो करते हैं। आइए, तो क्या बताया था कि अगर a क्रॉस b करना है तो a के अवयवों का b के अवयवों के साथ क्या बनाना है? जोड़ा। बनाइए दोस्तों, सोचिए क्या आएगा, बताइए। x, 2 x, 3 x, 4 ये आएगा दोस्तों। फिर y, 2 y, 3 और y, 4। इसी प्रकार अगर देखें b क्रॉस a ज्ञात करें तो दोस्तों क्या आएगा? उल्टा करोगे इसका इधर से, तो क्या आएगा? 2, x 2, y, फिर 3, x 3, y और 4, x और 4, y। देखो अभी पहला स्टार बोला था कि a क्रॉस b और b क्रॉस से दोनों बराबर नहीं होते। देख सकते हो आप x, 2 x बराबर है क्या? नहीं। अच्छा अब एक बात और, a क्रॉस b में कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और b क्रॉस a में भी कितने अवयव आए? 6। मतलब नेक्स्ट स्टार जो है आपको याद रखना है कि a क्रॉस b में अवयवों की संख्या और b क्रॉस a में अवयवों की संख्या समान होती है।
दोस्तों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान नहीं होते सामान्यतः, लेकिन उनमें अवयवों की संख्या हमेशा क्या होती है? समान। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि अवयवों की संख्या होती क्या है। तो देखिए ए में कितने अवयव थे? 2 और बी में कितने अवयव हैं? 3। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव है? 6। मतलब 2 और 3 का क्या आया? गुणा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टार बनता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो अवयवों की संख्या होगी वो ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या के बराबर होती है। जैसे एक क्वेश्चन बोला मैंने कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव, ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव व समुच्चय बी में 4 अवयव हैं तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे दोस्तों? सोचिए कितने होंगे? 3 गुणा 4 मतलब 12 अवयव होंगे। और बी क्रॉस ए में भी कितने अवयव होंगे? 12 अवयव। तो यहाँ से एक तो अवयवों की संख्या से संबंधित आपको पैटर्न में पता होना चाहिए कि कितने आते हैं। एक ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और करते हैं दोस्तों एक बार। यदि समुच्चय, नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों एक बार, स्टार समझेंगे इससे। यदि समुच्चय ए बराबर दे दिया 1 2 और समुच्चय बी दे दिया 2 3 4, यह हो तो मैं पहले ज्ञात कर रहा हूं ए क्रॉस बी, फिर ज्ञात कर रहा हूं बी क्रॉस ए, और फिर ज्ञात कर रहा हूं एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा और एन ऑफ बी क्रॉस ए कितना आएगा। बताइए दोस्तों बताइए। ए में कितने अवयव है? 2 और बी में कितने अवयव है? 3। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? 2 गुणा 3 कितना आएगा? 6। और बी क्रॉस ए कितना आएगा? इसमें अवयव 3 गुणा 2, ये भी कितना आएगा? 6। मतलब दोनों में अवयवों की संख्या तो कितनी आएगी? बराबर आएगी। ये मैंने बताया दोस्तों। अच्छा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोबारा से करते हैं एक बार। तो कितना आएगा? ए के अवयवों का बी के अवयवों के साथ जुड़ा, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर सिमिलर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। यही बनेंगे दोस्तों ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए करोगे तो बी के अवयवों का ए के साथ तो 2, 1 2, 2, फिर 3, 1 3, 2, 4, 1 और 4, 2। ये देखिए ये वाला पार्ट अपन पहले भी किया था। अच्छा अब यहाँ से तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन क्या क्या देखने को मिल रहा है? 1, 2 है क्या? नहीं। 1, 3 भी नहीं। अच्छा एक तो 2, 2 कॉमन आ रहा है देखो, और एक कॉमन कितना आ रहा है? अच्छा यही आ रहा है। तो यहां से जो नेक्स्ट स्टार बनता है वो ये है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव कॉमन आ रहे हैं। यदि ए और बी में कुछ अवयव कॉमन दे दिए जाए तो यहां देखो कितने अवयव कॉमन दिए हैं? एक अवयव कॉमन दिया है। तो नेक्स्ट स्टार क्या है कि यदि समुच्चय ए व बी में n अवयव कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन है, तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में कॉमन अवयव कितने होंगे। यहां भी देखो ये क्रॉस में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक नया समुच्चय आ रहा है, तो ये भी क्या है? अवयव ही हैं। तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन होंगे? तो देखो ए क्रॉस ए व बी में n अवयव कॉमन है, तो इनके जो क्रॉस करोगे उसमें n स्क्वायर अवयव दोस्तों कितने? n स्क्वायर अवयव कॉमन होंगे। अगर इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक अवयव कॉमन आया, वो था 2, 2। तो ए व बी में कितना अवयव कॉमन था? 1। तो 1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 1। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में भी एक ही अवयव कॉमन होगा। इसको एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे दिया
कि ए आपको दे दिया समुच्चय 2 3 4 और बी समुच्चय आपको दे दिया 3 4 5। तो यहां देखो कितने अवयव कॉमन है दोस्तों, 3 4 3 4 मतलब 2 अवयव कॉमन है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन आने चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 अवयव कॉमन आने चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं, क्रॉस करके देखते हैं। तो ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, 2,3 2,4 और 2,5। फिर आएगा 3,3 3,4 और 3,5। फिर आएगा 4,3 4,4 और 4,5। ये ए क्रॉस बी आ गया दोस्तों। अगर इसी प्रकार करें कि बी क्रॉस ए क्या आएगा, बताइए दोस्तों, उल्टा करते हैं। तो 3,2 3,3 3,4 4,2 आ रहा है ना दोस्तों, समझ तो आ रहा है ना, देखते रहिए एक बार। 4,5 फिर 5,2 5,3 और 5,4। ये लीजिए, मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पता कर लिया। अब देखिए कॉमन अवयव चेक करते हैं। तो देखो कॉमन अवयव चेक करोगे तो देखो क्या क्या आ रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, 2,3 इधर है और 2,3 इधर नहीं है। फिर 2,4 इधर है, 2,4 इसमें नहीं है, 2,5 में नहीं है, 3,3 दिख रहा है एक तो दोस्तों। एक तो ये अवयव कॉमन है 3,3। फिर 3,4 भी कॉमन है। फिर 3,5 नहीं है। फिर 4,3 4,3 में दोस्तों कॉमन है 4,3। फिर 4,4 नहीं है। फिर एक है 4,5। ये लीजिए, कितने अवयव कॉमन आ रहे हैं दोस्तों, 2 और 2 4, 4 अवयव कॉमन आ रहे हैं। तो उभयनिष्ठ अवयव ए क्रॉस बी, तो कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन अवयव इसमें ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में कितने हैं दोस्तों, 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए और बी में कितने अवयव कॉमन थे, 3,4 मतलब 2 अवयव थे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन हो गए, 2 का स्क्वायर कितने हो गए, 4 अवयव कॉमन हो गए। इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए कि क्या किया है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, बेसिक सा लेक्चर आज का। तो दोस्तों मैंने बताया कि कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, फिर बताया कार्तीय गुणन जो किया ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए वो बराबर होता है या नहीं, फिर अवयवों की संख्या के बारे में बात की। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, आगे का पार्ट है 3 समुच्चयों ए कोमा बी कोमा सी के लिए। ये 3 रिजल्ट्स हैं, ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि 3 समुच्चय अगर कहीं दिए जाएं तो उनके लिए तीनों चीज़ें बराबर होती है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 समुच्चयों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इस तरह के 3 ऑप्शन दे दिए जाएं या तीनों में से कहीं डैश वेश लगा के कुछ दे दिया जाए। तो देखो पहला की पार्ट क्या बोल रहा है कि 3 समुच्चय ए बी सी, तो उनमें से 2 का पहले क्या लो, यूनियन, फिर ए के साथ क्या कर दो, क्रॉस कर दो, या पहले और दूसरे का क्रॉस कर दो और पहले और तीसरे का क्रॉस कर दो और फिर क्या ले लो, यूनियन ले लो। ये दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, इसे ए गुणा बी प्लस सी। तो अपन क्या करते थे, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। देखो ऐसे ही आ रहा है ना, गुणा वाला हो गया तो पहले के साथ गुणा हो गया, इसके साथ गुणा हो गया, फिर जो चिन्ह था वो चिन्ह आ गया। देखो तीनों में ऐसा ही पार्ट हो रहा है याद करने के हिसाब से। अगर इसको एग्जाम्पल लेके सोल्व करें तो देखो एग्जाम्पल से कैसे बनता है। जैसे मैंने ले लिया ए, ले लिया ए की पार्ट सोल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज है। मैं आपको समझा देता हूं कि हो क्या रहा है। वैसे 2,3 ले लिया और सी ले लिया 3,4, ये लीजिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला कि ए
बी यूनियन सी किया हुआ है पहले, तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, बी यूनियन सी कर देता हूँ। तो बी यूनियन दोस्तों समुच्चय में पढ़ा था कि बी और सी को मिलाया तो कितना आ गया, इनको मिलाओगे तो 2 3 4। फिर ए के साथ क्या किया, क्रॉस, तो ए के अवयवों का इसके अवयवों के साथ जोड़े बनाऊंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 और 2 4। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया पहले पार्ट के अपन ने। ऐसे ही राइट हैंड साइड सोल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, पहले ए क्रॉस क्या किया, बी, तो ए और बी के जोड़े बना लिए, तो 1 2 1 3 2 2 और 2 3। फिर ए क्रॉस सी किया तो मैंने ए सिमिलर ए क्रॉस सी कर दिया, तो ए का सी के साथ जोड़े बना लिए, तो 1 3 1 4 2 3 और 2 4। फिर दोनों को क्या कर दिया, यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो दोनों के अवयवों को क्या कर दो, मर्ज। तो मर्ज करोगे तो 1 2 आ जाएगा, 1 3 एक ही बार आएगा, फिर 2 2 आ गया, 2 3 भी एक ही बार आएगा, फिर आ जाएगा 1 4 आ जाएगा, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 4 हो गया, एक आ गया 2 4, ये आएगा दोस्तों। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि दो समुच्चयों का यूनियन करके क्रॉस कर लो या दो दो का आपस में क्रॉस करके यूनियन कर दो, बात बराबर है। जैसे अपन ने ये यहाँ सोल्व किया वैसे आप इनको भी देख सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्या बोलता है कि दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ लेके क्रॉस करो या क्रॉस करके सर्वनिष्ठ ले लो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। सिमिलर तीसरा स्टार क्या बोल रहा है कि दो समुच्चयों का माइनस करो और फिर क्रॉस ले लो या क्रॉस करके क्या कर दो, माइनस, तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों स्टार आपके इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ऐसा ही कुछ आता है आपके, अच्छा नेक्स्ट आता है कि तीन समुच्चय, वही सेम चीज है, तीन समुच्चयों के लिए ये वाली चीज आपस में क्या होती है, बराबर। तो देखो इसको और पिछले वाले को कनेक्ट करते हैं। आपने डैश का मतलब समझा होगा, ए डैश, ये इसको ऐसे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मतलब है पूरक समुच्चय। क्या है, पूरक समुच्चय। पूरक का मतलब है ए नहीं, समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ा था और वहां पे दो रूल्स भी डिस्कस किए थे, याद आ रहा तो डी मॉर्गन लो याद आ रहा है दोस्तों कि क्या था कि दो ए नहीं करो, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री करो या ए इंटरसेक्शन बी करके पूरे का क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री, तो बात क्या होती है, बराबर। ऐसे एक था ए नहीं करो इंटरसेक्शन बी नहीं करो या दोनों का यूनियन करके उसका क्या करो, नहीं, ये यहाँ पे यूज होंगे दोस्तों। और एक होता है कि पूरक का अगर पूरक लोगे तो खुद ही निकल कर आता है। तो देखिए पहला पार्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। पहले पार्ट में क्या बोला कि ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश। तो देखो मैंने अभी लिखा है कि ए डैश यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए तो पड़ा हुआ है और क्या लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन सी पूरे का डैश और एक डैश क्या पड़ा हुआ है बाहर। यहां मैंने बोला डैश का डैश क्या होता है, खुद, तो डैश का डैश क्या जाएगा, ये खुद। तो ये वाला पार्ट क्या निकल के आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह। तो ए क्रॉस क्या जाएगा, बी और ए क्रॉस क्या जाएगा, सी, और फिर क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। यही दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे। सिमिलर इसको भी बता सकते हो आप, अगर सेकंड वाले पार्ट देखें तो सेकंड वाला पार्ट क्या है कि ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश। तो देखो यहाँ से ये वाला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए पड़ा हुआ है और उसको क्या लिख दोगे, बी यूनियन सी पूरे का डैश और बाहर डैश, डैश से डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये वाला पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी।
और इस वाले को भी डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या लिखोगे, पहले पहले ए क्रॉस बी कर दो और ए क्रॉस सी कर दो और दोनों का क्या ले लो, यूनियन। यही लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये देखो 3 तो पिछले वाली स्लाइड में थे, 2 ये 5, ये 500 स्टार आपको याद रहने चाहिए, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? बहुत ही आसान है आज का लेक्चर। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में? अगर कहीं किसी का छूट जाए तो वीडियो को वहाँ रोकिए और पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वीडियो में कहीं नहीं जा रहा कुछ, वीडियो आपके पास ही अवेलेबल रहेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर्स पे अपन डीपीपी बता करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या बताया कि दो समुच्चयों का कर्मित युग्म क्या होता है। एक बताया दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे होता है। फिर बताया था कि समुच्चय में ये कुछ रूल्स आपने कार्तीय गुणन से संबंधित कुछ रूल्स पढ़े थे, 5 रूल थे एक तरीके से, वो आपको याद रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज की डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो कर्मित युग्म से है। कैसे है कि यदि 2x + 1 = 4y - 1 = 5, 11 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग का कंसेप्ट है कि यदि दो कार्तीय युग्म, है ना, कार्तीय युग्म बोल सकते हैं, कर्मित युग्म बोल सकते हैं, अगर बराबर है तो उनका पहला पार्ट सेम होना चाहिए और उनका दूसरा पार्ट भी सेम होना चाहिए। कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, 2x + 1 किसके बराबर आ गया, 5 के, एंड 4y - 1 किसके बराबर आ गया, 11 के। अब आप सोल्व कर सकते हो, इसको दलाओगे तो 2x बराबर आ गया 5 - 1, तो 2x बराबर आ गया 4, तो x बराबर आ गया 4/2, कितना आ गया दोस्तों, 2। अब देखो x की वैल्यू 2 1 में ही है, मतलब ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल, x की वैल्यू 2 इसी में है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आ सकता है। तो दूसरा पार्ट को और सोल्व कर लेते हैं। तो 4y, ये 1 इधर आ गया तो 11 + 1 12, और 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 3, और y की वैल्यू 3 ये है, मतलब यहाँ से नोट रिजेक्ट हो गया, तो कौन सा बच गया, बी ऑप्शन। आसान है ना दोस्तों, ये क्रमशः है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। चलें, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, एक बार इसको सोचिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, करें। चलिए, क्या है कि a जो समुच्चय है वो 0,1 है, मतलब समुच्चय a में 2 अवयव, एक तो 0,1 और समुच्चय b में है 1,0 हो, तो आपको a क्रॉस b ज्ञात करना है। आसान है ना, कैसे करोगे कि a क्रॉस b करना है तो a के अवयवों का b के अवयवों के साथ क्या बनाने हैं, जोड़े। तो बनाओ, 0 का 1 के साथ तो 0,1, और 0 का 0 के साथ तो 0,0, फिर 1 का 1 के साथ तो 1,1, और 1 का 0 के साथ तो 1,0। तो कितने अवयव आ गए दोस्तों, 4 अवयव, डी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संख्या से संबंधित पूछा गया है कि यदि समुच्चय ए में ये 3 अवयव हैं, 2 4 5, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 3, और समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, तो समुच्चय बी में अवयवों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 2। आपको क्या बोला कि ए क्रॉस बी किया, क्या किया, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, याद आ रहा दोस्तों, क्या बताया था कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या दोनों क्या होती है, समान, और किसके बराबर होती है, ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। तो ए में कितने अवयव हैं दोस्तों, 3, बी में 2, तो कितने आ गए, 6। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन।
बहुत, मैंने बोला दोस्तों स्टार्टिंग में बोला था कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक है, और ध्यान रखना ज़्यादा आपको ऐसे हाई फाई होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स नेवी में 25 में से, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनमें से बेसिक क्वेश्चन 10 तो आते ही आते हैं, लगभग 8 से 12 13 के बीच में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आपने कवर कर लिए तो बाकी के टाइम में अगर आप 5-7 क्वेश्चन और सोल्व कर देते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाता है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और सब्जेक्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मैथ्स को ही करो आप सोल्व, हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कट ऑफ पार करनी जरूरी होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार देखिए और उसको सोचिए। अभी लास्ट में जो स्टार डिस्कस किए थे उन स्टार से रिलेटेड है, तो इनमें से कि आपको समुच्चय ए दे दिया ये, और समुच्चय बी दे दिया ये, और समुच्चय सी दे दिया ये, और आपको बोला कि ये जो वैल्यू लिखी हुई ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ये जो है वो किसके बराबर है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देनी है कि अगर क्रॉस किया हुआ है दो समुच्चयों का, कार्तीय गुणन किया हुआ है, तो दूसरा अवयव किससे संबंधित होता है, दूसरे वाले पार्ट से। तो मैं यहाँ दूसरे की बात कर रहा हूँ। अब देखो पहले में तो चारों ही ऑप्शन में पहला जो अवयव है वो किससे होगा, समुच्चय ए से, दिख रहा है। तो समुच्चय यहाँ क्या है, ए कोमा बी, तो देखो पहला अवयव ये लिखा हुआ समुच्चय ए से, ए बी बी बी, मतलब चारों पहले पार्ट से तो चारों सही है। मैं देखो थोड़ा ऑप्शन से उल्टा आ रहा हूं, ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब यहां देखने पे ये था कि पहला अवयव है ए और बी, और वो क्या है, समुच्चय ए, मतलब पहला अवयव जो समुच्चय ए से होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में क्रॉस से पहले ए आना चाहिए, जो कि है, मतलब यहां से कोई ऑप्शन डिलीट नहीं हो रहा। तो दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में सी डी ई, फिर से सी डी ई, और इधर क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और अपन को चाहिए क्या, सी डी ई। तो देखो यूनियन करोगे बी और सी का, बी और सी का अगर यूनियन किया तो क्या निकल के आएगा, सी डी ई। तो दूसरा पार्ट अपन को क्या चाहिए, सी डी ई। तो यहां दूसरे पार्ट में सी डी ई आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यूनियन, और यूनियन कितने में है दोस्तों, इसमें और इसमें। ऑप्शन दोस्तों सेम आ गए हैं, दो ये यहां डेस कर सकते हो आप, एक जगह डेस कर सकते हो, यहां पे ये लीजिए, यहां ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों तो दूसरा पार्ट क्या आया था, सी डी ई, क्या आया था, सी डी ई। और सी डी ई कैसे मिलेगा कि बी और सी का क्या करें, यूनियन, तब मिलेगा सी डी ई। और पहला पार्ट एक आ रहा है ए कोमा बी, तो वो किस में, समुच्चय ए में। अब अगर इन दोनों का क्रॉस करोगे तो देखो क्या आएगा, ए कोमा सी, ए कोमा डी और ए कोमा ए, ऐसे बी कोमा सी, बी कोमा डी और बी कोमा ई, यही आ रहा दोस्तों। चेक कीजिए, ये लिखा हुआ है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। ये देखो दो ऑप्शन सेम लिखे हुए थे, तो यहाँ पे कहीं डेस लगा दो, ये डेस लगा दिया, यहाँ डेस लगा दिया, अब 4 अलग अलग ऑप्शन हो गए। प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए समुच्चय दे रखा है और वो किस रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहले तो समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप पता कर लेते हैं। तो रोस्टर रूप पता करने के लिए इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड बराबर 0। तो इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, x² - 2x - 3x + 6। तो x कॉमन लिया तो x - 2 और -3 कॉमन लिया तो x - 2 बराबर 0। तो एक आ गया x - 2, एक आ गया x - 3। आई होप दोस्तों गुणनखंड तो सभी को करने आते होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,3। मतलब समुच्चय ए में 2 अवयव है, एक तो 2,3 है, और समुच्चय बी आपको लिखा हुआ है 2,4, और समुच्चय सी लिखा हुआ है 4,5 हो। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा। तो जैसा जैसा बोल रखा है वैसा वैसा करते जाइए। पहले क्या करोगे, B इंटरसेक्शन C, मतलब B और C का क्या लिया, क्रॉस।
सॉरी कॉमन लिया तो बी और सी का कॉमन कितना आएगा 2 4 4 5, मतलब कॉमन कितना आ रहा है 4 आ रहा है, एक अवयव। फिर ए के साथ क्या किया क्रॉस, तो ए के अवयवों का बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या बना देंगे जोड़े, तो ये अवयवों का इसके साथ बनाने जोड़े, तो बनाइए क्या आएगा 2,4 और एक आएगा 3,4, यही आ रहा है दोस्तों। और ये वाला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन। आ गया दोस्तों समझ में, नोट डाउन कर लीजिए एक बार और वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे अपन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक बार इसको देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर क्या आता है वो बताइए। करें, बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि पी क्यू आर समुच्चय ए के उपसमुच्चय है, मतलब पी भी ए में है, क्यू भी ए में है, आर भी ए में है। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो दोस्तों अपने 5 स्टार पढ़े थे, याद आ रहे हैं कैसे। अच्छा इसका मतलब क्या है डेस, पी सी पी कॉम्प्लीमेंट्री है, पी डेस दोनों क्या है बराबर है। तो वो डी मॉर्गन वाला लो है जो मैंने बताया था, उससे अगर लिखना चाहो तो आर क्रॉस, ये क्या है पी सी क्यू सी, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री। इसको क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन से P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर से क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया था दोस्तों खुद, तो ये वाला पार्ट क्या जाएगा R क्रॉस P इंटरसेक्शन Q, यही आएगा। फिर दोस्तों मैंने 3 रूल एक साथ बताए थे कि किन्हीं 3 समुच्चयों A B C के लिए, याद आ रहा है प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिएगा, इसी लेक्चर में है। तो वहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे मैंने बात की थी, तो 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेके क्रॉस करो या क्रॉस करके उनका क्या ले लीजिए सर्वनिष्ठ, तो R क्रॉस P और R क्रॉस Q और उनका क्या ले लिया सर्वनिष्ठ, तो बात क्या है बराबर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। हो गया दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 समुच्चय हैं और आपको तीनों का क्रॉस करना है। तो देखो अपन ने कर्मित युग्म पढ़ा था दोस्तों, कर्मित युग्म क्या था कि ए क्रॉस बी जो किया उसे क्या बोलते हैं कर्मित युग्म, क्या बोलते हैं कर्मित युग्म। लेकिन अगर 3 का करोगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोलोगे तो उसे दोस्तों बोलते हैं कर्मित त्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्मित त्रिक, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और उसका मतलब क्या होता है कि ए कोमा बी कोमा सी के रूप में आंसर आएगा, जहां पहला अवयव समुच्चय ए से होता है, दूसरा अवयव समुच्चय बी से होता है और तीसरा अवयव समुच्चय सी से होता है। मतलब कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पहले 2 का क्रॉस कर लो तो ए कोमा बी टाइप से आ जाएगा, जो आया उसका तीसरे के साथ क्या कर लो क्रॉस, तो अपने पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा। तो यहाँ देखो अगर करने की कोशिश करें अपन, देखो पहले तो ये समझते हैं कि स्किल कर्मित त्रिक कैसे ज्ञात करते हैं, फिर अपन उस पार्ट पे आएंगे। तो देखो यहाँ से मैं कर्मित त्रिक कर रहा हूँ, तो पहले मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 1, 1, 2, फिर 2, 1 और 2, 2, फिर 3, 1 और 3, 2। अगर कर्मित युग्म आ गया तो कर्मित त्रिक आ जाएगा। अब अगर सी के साथ क्रॉस करना है तो ए क्रॉस बी आ चुका है, ये इसका सी के साथ बना दो, तो इसका इसके साथ बनाओगे तो क्या आएगा 1, 1, 4, फिर आएगा 1, 1, 5 और फिर बनेगा 1, 1, 6। ऐसे बनाते जाओ, फिर इसका इसके साथ बनाओ तो क्या आएगा 1, 2, 4, फिर 1, 2, 5, 1, 2, 6, फिर तीसरा उठा लो क्या आएगा 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 6। ऐसे चलते रहेंगे दोस्तों, सबके बना लो, ये क्या हो जाएगा अपना कर्मित त्रिक, ऐसे ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि जो कर्मित त्रिक किया उसमें अवयवों की संख्या,
तो देखो कितनी बनेगी, ए क्रॉस बी में कितने अवयव है, 2 गुणा 3, कितने 3 गुणा 2 कितने अवयव, 6। और इन 6 का इन 3 के साथ वापस जोड़े बनाओगे तो कितने जोड़े बनेंगे, 6 गुणा 3 कितने बन जाएंगे, 18। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो करेंगे उसमें अवयवों की संख्या जो आएगी, ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या और सी में अवयवों की संख्या कैसे आएगी, ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या और सी में अवयवों की संख्या। तो ए में कितने अवयव हैं दोस्तों, 3, बी में 2 तो कितना जाएगा 3 गुणा 2 और सी में कितने अवयव हैं 3 तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18। तो ए बी क्रॉस सी में कितने अवयव आ जाएंगे, 18। कर सकते हो दोस्तों, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको खुद सोल्व कीजिए, आंसर बताइएगा आप। क्वेश्चन क्या है कि यदि ए व बी में 3 अवयव उपनिष्ठ हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव उपनिष्ठ होंगे। तो लोग दोस्तों कितने बताए थे, याद है तो एन स्क्वायर। अगर ए व बी में एन अवयव कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर अवयव कॉमन होते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस किया था, तो कॉमन अवयव 3 थे तो 3 का स्क्वायर तो कितने आ गए, 9 अवयव यहाँ पे क्या आ गए, कॉमन हो गए। ये थी दोस्तों आज के लेक्चर पे बेस्ड डीपीपी कि इस तरीके के क्वेश्चन आज के लेक्चर से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपने जो बेसिकली स्टडी किया था वो समुच्चय के आगे का पार्ट स्टडी किया था और उसको कवर किया था अपने संबंध वाले चैप्टर में। उसमें क्या बताया था कि एक समुच्चय जो होता है उस समुच्चय का कार्तीय गुणन किया जाता है और कार्तीय गुणन करने के लिए बेसिक बात बताया था कि कर्मित युग्म क्या होता है। तो कर्मित युग्म क्या होता है दोस्तों, ए कोमा बी के रूप में जो लिखा जाए उसे कर्मित युग्म बोलते हैं। फिर वहां पे बताया था कि कर्मित युग्म का ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो बराबर नहीं होते, जैसे ए कोमा बी नॉट इक्वल्स टू बी कोमा ए, सामान्यतः मैंने यूज किया था। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो उनका जो ए कोमा बी और बी कोमा ए बराबर है, इसका मतलब ए और बी दोस्तों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही बताया था। और फिर एक और बताया था कि अगर 2 कर्मित युग्म बराबर हैं तो उनके पहले वाले पार्ट बराबर होने चाहिए और दूसरे वाले पार्ट भी बराबर होने चाहिए, ये था कर्मित युग्म। फिर पढ़ा था 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो दोस्तों 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है कि ए क्रॉस बी किया, इसका मतलब है कि ए के अवयवों का बी के अवयवों के साथ जोड़े बनाना। वहां भी बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सामान्यतः बराबर नहीं होते, लेकिन अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हैं तो उनमें के वो दोनों समान समुच्चय होने चाहिए। फिर बताया था कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या बराबर होती है और कितनी होती है, ए के अवयवों की संख्या गुणा बी के अवयवों की संख्या। फिर दोस्तों आया था कि ए व बी में एन अवयव कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर अवयव कॉमन होते हैं। फिर अपने 5 रूल पढ़े थे कि 3 समुच्चयों के लिए पढ़े थे कि 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेके क्रॉस करो या पहले क्रॉस कर दो फिर क्या ले लो, सर्वनिष्ठ। ऐसे ही पढ़ा था 2 समुच्चयों का यूनियन लेके क्रॉस कर दो तीसरे के साथ, या उनका पहले क्रॉस कर लो और फिर क्या ले लो, यूनियन। ऐसे बताया था कि 2 समुच्चय का अंतर करके क्रॉस कर दो या क्रॉस करके अंतर कर दो, बात बराबर है। फिर 2 रूल कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड पढ़े थे। उसके बाद दोस्तों आज के लेक्चर पे बेस्ड अपने डीपीपी डिस्कस की थी। तो ये था आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे संबंध जो है उसकी परिभाषा क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं।